आज हमारे सामने राजस्थान की पहचान से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। नमस्कार। हम एक तरह से ऐतिहासिक जासूसी करने वाले हैं। हमारे पास सुराग हैं पुरानी किताबों में, पत्थर की शिलाओं पर और जमीन के नीचे दबे शहरों में भी। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले सुराग से ही शुरू करते हैं, नाम से। किसी भी जगह की पहचान उसके नाम से शुरू होती है, पर राजस्थान के मामले में एक नहीं कई नाम है। मरुकांतर, राजपुताना, राजस्थान, ये क्या कहानी है? ये नाम असल में इस इलाके के बदलते हुए चरित्र की कहानी बताते हैं। सबसे पहला जिक्र जो हमारे स्रोत बताते हैं वो रामायण में मिलता है। रामायण में? जी, महर्षि वाल्मीकि ने इस रेगिस्तानी इलाके को मरुकांतर कहा था। मरुकांतर? हाँ, मतलब मौत का प्रदेश या एक विशाल रेगिस्तान। ये नाम पूरी तरह से यहाँ के भूगोल को दिखाता है। तो ये तो सीधे सीधे भूगोल से जुड़ा नाम हो गया। लेकिन फिर राजपुताना शब्द कहाँ से आया? ये तो भूगोल से ज्यादा वहाँ के लोगों की पहचान से जुड़ा लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सदियां बीत गईं और इस इलाके की राजनीतिक पहचान बदल गई। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम के एक अंग्रेज ने पहली बार इस क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया। अच्छा। क्योंकि यहाँ राजपूत रियासतों का दबदबा था। फिर आया वो नाम जो आज हमारी पहचान है। 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी मशहूर किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसे राजस्थान या रायथान कहा। कर्नल टॉड? जी, उन्होंने रजवाड़ा शब्द का भी जिक्र किया, जिसका सीधा सा मतलब है राजाओं या राजपूतों का निवास स्थान। तो ये एक सफर है, पहले सिर्फ एक भौगोलिक पहचान, फिर राजनीतिक और आखिर में एक स्थायी नाम राजस्थान। आपने कर्नल टॉड का जिक्र किया, हम उन पर बाद में जरूर लौटेंगे, लेकिन पहले उस भूगोल पर आते हैं। क्या राजस्थान का मतलब सिर्फ रेगिस्तान है? ये सबसे आम गलतफहमी है। सच तो ये है कि राजस्थान का भूगोल वो 3 अलग-अलग दुनियाओं का संगम है। 3 दुनियाएं? हाँ, पहला है मरु यानी विशाल थार का रेगिस्तान, दूसरा है मेरु जो अरावली का पहाड़ी इलाका है, और तीसरा है माल यानी हाड़ौती जैसे उपजाऊ पठारी क्षेत्र। ये तीनों मिलकर राजस्थान को एक अनूठी पहचान देते हैं। और इसका आकार? स्रोत में जो तुलना दी गई है वो तो वाकई दिमाग चकरा देती है। हाँ, वो इसके विशाल आकार को समझने में बहुत मदद करती है। इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और इसकी आकृति एक विषमकोणीय चतुर्भुज जैसी है। एक मिनट, स्रोत कहता है कि ये इजराइल से 17 गुना बड़ा है। 17 गुना, और श्रीलंका से 5 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से 2 गुना? लेकिन जो तुलना मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है जापान वाली। राजस्थान का क्षेत्रफल जापान के लगभग बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल। अब सोचिए, जापान अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के लिए जाना जाता है, तो ये तथ्य हमें याद दिलाता है कि राजस्थान भी सिर्फ एक रेगिस्तानी राज्य नहीं है। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो हमने नाम और भूगोल के सुराग देख लिए, अब उन सबूतों पर आते हैं जिनसे ये सारा इतिहास लिखा गया। मेरा मतलब है पत्थर के सबूत, शिलालेख। बहुत मजबूत सबूत है, जिन्हें हम शिलालेख या प्रशस्ति कहते हैं। ये उस दौर के एक तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, जैसे 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख। हाँ, इसका जिक्र स्रोत में है। इसमें लिखा है कि चौहान शासक वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। अब ये एक तथ्य है, लेकिन इसका महत्व क्या है? ये इतना खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये राजपूतों की उत्पत्ति के पारंपरिक क्षत्रिय सिद्धांत को चुनौती देता है। ये हमें बताता है कि उस दौर में सामाजिक पहचान उतनी कठोर नहीं थी जितनी हम समझते हैं। अच्छा। मतलब एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति भी एक शक्तिशाली शासक वंश की स्थापना कर सकता था। ये उस समय की सामाजिक गतिशीलता का एक बड़ा सबूत है। तो ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि इतिहास की एक पूरी धारणा को बदलने की क्षमता रखता है। और उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का क्या, जो चित्तौड़ में है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी की है, वो असल में राणा कुंभा की जीतों का जश्न है। ये उनकी सैन्य उपलब्धियों का एक शानदार ब्यौरा है, जिसे अत्रि और उनके बेटे महेश ने लिखा था। और दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख भी तो यही है। जी, राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की। ये अपने आप में एक अजूबा है। इसे राजसमंद झील के किनारे 25 विशाल काली शिलाओं पर संस्कृत में उकेरा गया है। इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट थे, और हाँ, मौर्य सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमें बैराट के अभिलेखों से मिलती है। तो ये तो हुए पत्थर पर लिखे सबूत,
लेकिन हर कहानी को लिखने के लिए साहित्यिक स्रोतों की भी जरूरत पड़ती होगी। इनमें ख्यात साहित्य का बहुत जिक्र होता है। ये ख्यात आखिर है क्या? ख्यात एक तरह से शाही घरानों का ऐतिहासिक दस्तावेज या वंशावली होती थी, लेकिन कुछ ख्यातें इससे कई ज्यादा थीं। हाँ। इनमें सबसे खास है नैनसीरी ख्यात। हाँ, मोणोत नैणसी। स्रोतों में उन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। हाँ, अबुल फजल तो अकबर के 9 रत्नों में से थे। इन दोनों में ऐसी क्या समानता थी? बहुत अच्छा सवाल है। समानता थी उनके काम करने के तरीके में। जैसे अबुल फजल ने सिर्फ बादशाह का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य का एक सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण किया। आईने अकबरी। बिल्कुल। ठीक उसी तरह नैणसी ने अपनी ख्यात में सिर्फ राजाओं की वंशावली नहीं लिखी। उन्होंने गांवों, उनकी आय, जाति व्यवस्था और रीति रिवाजों का भी जबरदस्त ब्यौरा दिया। इसीलिए नैणसीरी ख्यात को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन का भी आईना है। ख्यात के अलावा रासो साहित्य का भी जिक्र है। हाँ, रासो साहित्य वीर गाथाओं का साहित्य है, जैसे चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो। इसी तरह पद्मनाभ का कान्हड़ देव प्रबंध हमें जालोर के इतिहास के बारे में बताता है, और सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर बूंदी राज्य का विस्तृत इतिहास है। और क्या संस्कृत में भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए? बिल्कुल। जयानक का पृथ्वीराज विजय है, नयनचंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य है, लेकिन एक ग्रंथ बहुत ही अनोखा है, राजवल्लभ। राजवल्लभ? इसे महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी मंडन ने लिखा था। ये किसी राजा या युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि नगर निर्माण और वास्तुकला के सिद्धांतों पर आधारित है। तो हमने देखा कि इतिहास लिखने वाले कौन थे, उनके पास क्या सबूत थे, लेकिन इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने का श्रेय किसे जाता है? मतलब राजस्थान के इतिहास के प्रहरी कौन थे? हमारे स्रोतों में 4 ऐसे महानायकों का जिक्र है। पहले है कर्नल जेम्स टॉड। घोड़े वाले बाबा? जी बिल्कुल, उन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। दूसरे तो मोहनोत नैंसी ही थे, जिनकी हमने अभी बात की। हाँ, क्रमबद्ध इतिहास लिखन के अग्रदूत। जी। तीसरे प्रहरी थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनका जन्म सिरोही में हुआ था। उन्हें वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि शिलालेखों और सिक्कों जैसे ठोस सबूतों पर इतिहास लिखा। और चौथे थे कविराजा श्यामल दास। वे मेवाड़ के दरबारी कवि थे, और उनका ग्रंथ वीर विनोद मेवाड़ का सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इन चारों ने ही राजस्थान के बिखरे हुए इतिहास को एक व्यवस्थित रूप दिया। तो अब तक हमने जो भी बात की वो लिखित इतिहास की है, लेकिन क्या हम इससे भी गहरे अतीत में जा सकते हैं? क्या राजस्थान में भी हड़प्पा जैसी कोई प्राचीन सभ्यता थी? एक नहीं, बल्कि कई थीं, और ये आपस में जुड़ी हुई एक पूरी दुनिया थी। सबसे प्रसिद्ध है कालीबंगा, जिसका मतलब है काली चूड़ियां। यह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे बसी थी। और ये एक नगरीय सभ्यता थी। पूरी तरह से विकसित। यहाँ की सबसे खास खोज क्या है, जो इसे हड़प्पा से भी अलग बनाती है? वो है विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत का प्रमाण। जुते हुए खेत? जी। इसका मतलब है कि आज से लगभग 5000 साल पहले वहाँ के लोग दोहरी फसल प्रणाली जानते थे। ये कृषि में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसके अलावा यहाँ एक लाइन में बने 7 आयताकार अग्निकुंड मिले हैं, और तो और लकड़ी की नाली के अवशेष भी। ये तो एक बहुत ही विकसित शहर की तस्वीर है। लेकिन क्या राजस्थान में सभी सभ्यताएं शहरी ही थीं? आहड़ सभ्यता का जिक्र भी आता है। यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। आहड़, जो उदयपुर के पास थी, वो कालीबंगा के विपरीत एक ग्रामीण संस्कृति थी। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी है, क्योंकि यहाँ तांबा गलाने का काम बड़े पैमाने पर होता था। ये तो हैरान करने वाली बात है। एक तरफ कालीबंगा जैसा शहर और उसी के समकालीन आहर जैसी ग्रामीण संस्कृति। क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग थलग थी? सबूत बताते हैं कि इनके बीच संबंध था। हो सकता है कि आहड़ के लोग कालीबंगा जैसे बड़े शहरों को तांबे के औजार और कच्चा माल सप्लाई करते हों। यहाँ से काले और लाल रंग के खास मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और कुछ यूनानी मुद्राएं भी मिली हैं, जो इनके व्यापारिक संपर्कों का सबूत है। तो ये एक पूरा नेटवर्क था, शहर, गांव और औद्योगिक केंद्र। बिल्कुल। इसी नेटवर्क का एक और बड़ा केंद्र था सीकर में गणेश्वर।
इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं क्योंकि यहाँ से तांबे की चीजों का इतना बड़ा भंडार मिला है कि लगता है ये उस दौर की कॉपर कैपिटल रही होगी। और बालाथल और बैराठ में क्या खास मिला? बालाथल से 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली खोज है वो है कुष्ठ रोग का 4000 साल पुराना पुरातात्विक प्रमाण। और बैराठ वो तो मौर्य काल का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ से अशोक का भाब्रू शिलालेख, एक गोल बौद्ध मंदिर और इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। आपने महाजनपद काल का जिक्र किया। उस समय तो आज जैसे जिले नहीं होते थे, तो उस दौर में इन इलाकों को किन नामों से जाना जाता था? उस समय बड़े कबीलाई राज्य होते थे जिन्हें जनपद कहते थे। जैसे आज का बीकानेर और जोधपुर का इलाका जांगल देश कहलाता था। और इसकी राजधानी? अहिछत्रपुर यानी आज का नागौर। जयपुर और अलवर का क्षेत्र मत्स्य जनपद था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। माना जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था। और भरतपुर धौलपुर का इलाका? वो शूरसेन जनपद का हिस्सा था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। और मेवाड़ का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। तो ये तो हुए प्राचीन नाम, लेकिन आज हम जिन नामों का इस्तेमाल करते हैं, हाड़ौती, ढूंढाड़, वागड़, इनकी पहचान कैसे बनी? ये पहचान समय के साथ राजवंशों, भूगोल या भाषा पर आधारित हो गई। जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ का इलाका हाड़ौती कहलाया क्योंकि वहां हाड़ा चौहानों का राज था। और ढूंढाड़? जयपुर और दौसा के आसपास का क्षेत्र ढूंढ नदी के कारण ढूंढाड़ कहलाया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के पहाड़ी इलाके की बोली वागड़ी है, इसलिए उस क्षेत्र को वागड़ कहा गया। और अलवर भरतपुर में मेव जाति की बहुलता के कारण वो मेवात बन गया। तो आज हमने नामों के इतिहास से लेकर जमीन के नीचे दबे शहरों और प्राचीन जनपदों तक की एक लंबी यात्रा की है। इन सभी सुराड़ों को एक साथ रखने पर राजस्थान की क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि जबरदस्त भौगोलिक विषमताओं के बावजूद एक तरफ रेगिस्तान, दूसरी तरफ पहाड़ और पठार, इस पूरी भूमि में एक बहुत मजबूत सांस्कृतिक धागा है जो सबको एक साथ पिरोता है। और हमारे स्रोतों में एक पंक्ति है जो शायद इस पूरी भावना का सबसे अच्छा सार है। हाँ, वो पंक्ति इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। कर्तव्य के प्रति अनुराग, बलिदान और स्वाभिमान की भावना ही इस राजस्थानीपन की पहचान है। यही वो जज्बा है जो हजारों सालों से यहाँ के लोगों के चरित्र का हिस्सा रहा है। वाकई। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। हमने देखा कि ये पहचान सदियों के संघर्ष और मेलजोल से बनी है। आज के आधुनिक राजस्थान के सामने जो चुनौतियां और अवसर हैं, क्या उनका सामना करने में ये गहरी ऐतिहासिक पहचान एक ताकत बनती है या कभी-कभी एक बोझ? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।